जब राइट ब्रदर्स ने 1903 में अपनी ऐतिहासिक पहली उड़ान भरी थी, तो वे शायद ही सोच सकते थे कि अगले 100 सालों में विमानन क्षेत्र कितना आगे बढ़ जाएगा। राइट फ्लायर को एक मोटर चालित पतंग के रूप में वर्णित किया जा सकता है, लेकिन इसने एक तकनीकी क्रांति की शुरुआत की, जिसने दुनिया को सिमटा दिया और घंटों में वैश्विक यात्रा को संभव बना दिया। यह निश्चित रूप से आकाश से अकल्पनीय विनाश भी लेकर आया, क्योंकि विमान को युद्ध के लिए भी तैयार किया गया था। इस जिज्ञासा से व्यावहारिक वायु शक्ति तक का विकास केवल प्रयोगों के माध्यम से ही संभव हो सका, लेकिन हर सफल प्रयोग के पीछे सैकड़ों असफलताएं थी। दुनिया भर के सैन्य योजनाकारों के बड़े सपने जो बस पूरे नहीं हो सके। यह हैं उनके वेलकम टू वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड। 1930 के दशक में जब दुनिया युद्ध की तैयारी कर रही थी, फाइटर विमानों की डिजाइन में क्रांतिकारी बदलाव हो रहे थे। पिछले 2 दशकों में बाइप्लेन को आकर्षक मोनोप्लेन ने प्रतिस्थापित किया। हालांकि दोनों प्रकार के विमानों में अपनी खूबियां और कमियां थीं। उदाहरण के लिए, बाइप्लेन कम गति और ऊंचाई पर कहीं अधिक फुर्तीले होते थे और बहुत कम दूरी में उड़ान भर सकते थे, जबकि मोनोप्लेन काफी तेज थे। उनमें ड्रैग कम था और पायलट को अधिक चौड़ा दृश्य मिलता था, जो एक फाइटर के लिए बहुत जरूरी था। दुनिया भर के इंजीनियर ऐसे विमान बनाने की कोशिश कर रहे थे जो मोनोप्लेन के फायदे दे सके, लेकिन बाइप्लेन के फायदे भी बरकरार रखे। और ऐसे ही एक इंजीनियर थे सोवियत इंजीनियर व्लादिमीर शेवचेंको। उनके समाधान का सिद्धांत सीधा था, एक बाइप्लेन डिजाइन जिसमें एक ऐसा मैकेनिज्म हो जो निचले पंख को ऊपर वाले पंख में उठा दे, स्टार वॉर्स फिल्मों के एक्स विंग फाइटर की तरह। 1929 में एक मॉडल के निर्माण के बाद सोवियत अधिकारियों ने एक प्रोटोटाइप का ऑर्डर दिया, जिसे IS-1 नाम दिया गया। यह एक पॉलीमॉर्फिक फाइटर था, अर्थात इसकी एकाधिक आकृतियां थीं। IS-1 प्रोटोटाइप 1940 में पूरा हुआ और उसी साल 6 नवंबर को पहली उड़ान भरी। निचले पंखों के बाहरी हिस्से क्षैतिज रूप से ऊपर के पंखों की निचली सतहों में बने खांचों में समा जाते थे, और यह क्रिया फ्यूजलेज में लगे एक ही ऊर्ध्वाधर रूप से लगे न्यूमैटिक एक्ट्यूएटर द्वारा की जाती थी। फाइटर भूमिका के लिए ऊपर के पंख में 4 मशीन गनों के लिए व्यवस्था थी, जिन्हें प्रोपेलर के बीच से फायर करने के लिए सिंक्रोनाइज किया गया था। विमान का परीक्षण आशाजनक था, लेकिन मोनोप्लेन कॉन्फ़िगरेशन में विमान की गति निराशाजनक थी, जिसका मुख्य कारण निचले पंखों को समेटने वाले तंत्र का वजन था। हिम्मत न हारते हुए एक नया प्रोटोटाइप प्रस्तावित किया गया, जिसमें मूल इंजन की जगह नया M88 इंजन और एयरफ्रेम में कुछ एरोडायनामिक सुधार किए गए। दुर्भाग्यवश, हालांकि 22 जून 1941 को जर्मन आक्रमण के बाद सोवियत संघ ने अपने प्रयासों को अधिक पारंपरिक प्रकार के विमानों की ओर मोड़ दिया और इस परियोजना को छोड़ दिया गया। अन्य देशों ने भी पॉलीमॉर्फिक डिजाइन के साथ प्रयोग किए, परंतु IS-1 ही संचालन स्तर तक पहुंचने वाला एकमात्र विमान था। 1960 और 70 के दशक में विमानन डिजाइनरों ने वेरिएबल ज्योमेट्री विंग्स के साथ प्रयोग किया, जिससे विमानों को पहले के मुकाबले कहीं अधिक व्यापक प्रदर्शन सीमा मिली, जो पहले केवल उच्च या निम्न गति की उड़ान के लिए बनाए जाते थे। कई मायनों में ये स्विंग विंग विमान जैसे कि F-14 टॉमकैट्स मूल पॉलीमॉर्फिक फाइटर के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे। युद्ध के तुरंत बाद की दुनिया में बॉम्बर्स मुख्य रणनीतिक हथियार प्लेटफॉर्म बने रहे और परमाणु हथियारों से लैस होकर वे दुश्मन के शहरों पर विनाशकारी हमले कर सकते थे। उपयोगी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने के लिए बॉम्बर्स की रेंज में जबरदस्त वृद्धि हुई, जिससे कॉनवेयर बी 36 पीसमेकर जैसे विशाल विमान वास्तव में महाद्वीपीय उड़ान भरने में सक्षम हो गए। परंतु इससे बॉम्बर क्रूज के लिए एक समस्या पैदा हुई। इतना ही नहीं, उनके लक्ष्यों तक और वापस लाने के लिए पर्याप्त रेंज वाले एस्कॉर्ट फाइटर भी नहीं थे। द्वितीय विश्व युद्ध ने साबित किया कि यह बॉम्बर फोर्स के लिए विनाशकारी हो सकता था। इसलिए यूएसएफ ने एक नया समाधान आजमाया, पैरासाइट फाइटर्स। ये फाइटर एयरक्राफ्ट बॉम्बर्स से जुड़कर
उन्हें टारगेट एरिया तक ले जाते और वापस लाते थे और केवल दुश्मन के फाइटर्स के हमले पर ही अलग होते थे। यह नया विचार नहीं था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से पहले कई देशों द्वारा ऐसे प्रस्ताव और परीक्षण भी किए गए थे और अमेरिका ने मैकडॉनल XF-85 गोबलिन नामक एक समर्पित पैरासाइट फाइटर भी विकसित किया था। अब ऐसे बम थे जो देशों को नष्ट कर सकते थे, इसलिए इन्हें आजमाने की जल्दी महसूस हो रही थी। प्रोजेक्ट टिप्टो के तहत एक संशोधित बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस के साथ प्रयोग किए गए, जिसमें 2 रिपब्लिक F-84 डी थंडरजेट्स को बॉम्बर के पंखों से जोड़ा गया, जिससे वे मूल रूप से विंग टिप्स के विस्तार बन गए। इसके बाद F-84 विमान ने ईंधन बचाने के लिए इंजन बंद कर दिए, लेकिन पायलटों को अभी भी बॉम्बर पायलटों की हरकतों के साथ तालमेल बनाकर विमान को नियंत्रित करना पड़ा, जो शायद फॉर्मेशन फ्लाइंग का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। परीक्षण कार्यक्रम के साथ एक स्वचालित उड़ान नियंत्रण प्रणाली विकसित की गई, जिससे पायलटों को नियंत्रण बनाए रखने की जरूरत कम हुई। दुर्भाग्य से इससे एक बड़ी दुर्घटना घट गई, जब 24 अप्रैल 1953 को न्यूयॉर्क राज्य में एक F-84 ने स्वचालित नियंत्रण सक्रिय करते ही तुरंत B-29 के पंख पर पलटी मार दी, जिससे दोनों विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए और बम वर्षक के सभी 5 क्रू सदस्य और F-84 के पायलट की मौत हो गई। इस झटके के बावजूद विंगटिप फाइटर जोड़ने पर शोध जारी रहा और B-29 की जगह सेवा में शानदार B-36 ने ले ली। इस विशाल बम वर्षक के साथ अपने डिटैचेबल फाइटर का परीक्षण करना स्वाभाविक था। प्रोजेक्ट टॉमटॉम के तहत कई बार सफलतापूर्वक हुकअप किए गए, लेकिन B-30-36 के विशाल पंखों से उत्पन्न अशांति ने लगभग एक और हादसा करा दिया, जब 23 सितंबर 1956 को एक रिपब्लिक RF-84 F थंडर फ्लैश बम वर्षक के विंग टिप से अलग हो गया। हालांकि शुक्र है कि इस बार दोनों विमान सुरक्षित रूप से उतरने में सफल रहे। फिर भी यह इस अवधारणा के लिए अंतिम घंटी साबित हुई, क्योंकि इसे बेहद खतरनाक माना गया। हालांकि एक आशाजनक विकल्प पहले से ही विकसित किया जा रहा था, साथ ही एक नया संचालनात्मक विचार भी था, जिसमें B-36 अपने बेस से बहुत दूर लक्ष्य क्षेत्र तक छोटे परमाणु बमों से लेस तेज स्ट्राइक फाइटर्स को ले जाएगा। फिर पैरासाइट विमान अलग होकर अपने लक्ष्यों पर हमला करेंगे, अपनी छोटी आकार और तेज गति का इस्तेमाल करके दुश्मन की रक्षा प्रणाली से बचेंगे, जो B-36 जैसे बड़े बम वर्षक को तबाह कर सकती थी। अपने लक्ष्य नष्ट करने के बाद पैरासाइट फाइटर्स वापस अपनी मदरशिप्स के पास लौट आएंगे ताकि उन्हें घर लाया जा सके। फाइटर कन्वेयर को फाइटर कन्वेयर सिलिकॉन जैक फाइटर हरिटर कन्वेयर नाम दिया गया, जिसमें B-36 को एक विशेष ट्रैपेज मैकेनिज्म से संशोधित किया गया था ताकि F-84 को बॉम्ब बे में पकड़ा जा सके। उड़ान में पैरासाइट F-84 को बॉम्ब बे में आधा अंदर रखते थे, जिससे पायलट को फाइटर से आसानी से बाहर निकलने में मदद मिलती थी, जो टिप्टो विधि से भिन्न था। दुर्भाग्यवश इस व्यवस्था से बॉम्बर पर ड्रैग बढ़ जाता था, जिससे उसकी रेंज करीब 10% तक घट जाती थी। पहली सफल इन फ्लाइट हुकअप 9 जनवरी 1952 को हुई थी। भविष्य में इस तरह के ऑपरेशनों की पूरी सीमा का परीक्षण किया गया। पुराने मॉडल F-84 को आखिरकार नए और ज्यादा सक्षम रिपब्लिक F-80-4F थंडरस्ट्रिक से बदल दिया गया, जिसमें एक समर्पित टोही वेरिएंट भी था, जिससे USAF ने इस प्रोजेक्ट को इंटेलिजेंस इकट्ठा करने की भूमिका की ओर मोड़ दिया। 10 टोही केंद्रित RB-36D को मॉथरशिप के रूप में संशोधित करने का आदेश देने के बाद ऑपरेशनल फिकॉन ड्यूटीज वॉशिंगटन के फेयरचाइल्ड एयर फोर्स में 99 वैन स्ट्रेटेजिक रिकॉनिसेंस विंग द्वारा निभाई गई। ऑपरेशनल परिस्थितियों में पायलटों ने हुकअप प्रक्रिया को बेहद चुनौतीपूर्ण पाया और कई विमान इस दौरान क्षतिग्रस्त हुए। अप्रैल 1956 तक USAF ने इस अवधारणा को छोड़ दिया था और आखिरी फिकॉन उड़ान 27 अप्रैल को हुई थी। 50 के दशक से कई वायु सेनाओं ने ऐसे प्रस्ताव रखे, लेकिन वे सभी कल्पनाओं तक ही सीमित रहे। लंबी दूरी वाले भारी फाइटर विमानों के आगमन और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग में क्रांति के कारण मदरशिप विमान की अवधारणा अनावश्यक हो गई। इसके अलावा 1950 के दशक के अंत से
बम वर्षक एस्कॉर्ट की भूमिका का महत्व भी कम हो गया, क्योंकि अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों ने परमाणु तबाही पहुंचाने के प्राथमिक साधन के रूप में बम वर्षकों की जगह लेनी शुरू कर दी। पैरासाइट फाइटर 40 के दशक के लिए एक अच्छा विचार था, लेकिन जब 50 के दशक में इसे शुरू किया गया तब तक इसकी जरूरत नहीं रह गई थी। एक आधुनिक लड़ाकू विमान जैसे बोइंग FA-18E सुपर हॉर्नेट या यूरोफाइटर टाइफून की कल्पना कीजिए, जिनके पंखों के नीचे हथियारों की चौंका देने वाली श्रृंखला लगी होती है। ये विमान विभिन्न हथियारों के साथ कई मिशन करने में सक्षम है, पर इन हथियारों की एक समानता है कि ये अपने लॉन्च करने वाले विमान से काफी छोटे होते हैं। जर्मन मिसाइल परियोजना की तुलना में विचार कीजिए। पहली नजर में ये एक और पैरासाइट फाइटर कॉन्सेप्ट या बॉम्बर के ऊपर लगा छोटा फाइटर मिसाइल लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में बॉम्बर खुद एक विशाल मिसाइल है, जिसमें पायलट फाइटर में बैठकर उसे अपने लक्ष्य तक उड़ाता है और हमला शुरू करने के बाद अलग हो जाता है। जर्मन मिसाइल परियोजना की शुरुआत सैनिकों को ले जाने वाले ग्लाइडरों की तैनाती में सहायता के लिए हुई थी, परंतु शीघ्र ही यह समझ आया कि इन्हें अधिक आक्रामक भूमिकाओं में भी प्रयोग किया जा सकता है। बिना चालक दल वाले बॉम्बर्स में लगभग 2 टन विस्फोटक भरे गए थे। जर्मनों का मानना था कि मिसाइल प्रोजेक्ट उन्हें असाधारण शक्ति का युद्ध जीतने वाला हथियार देगा। शेप्ड चार्ज द्वारा विस्फोटक ऊर्जा को लक्ष्य पर केंद्रित किया गया था, ताकि मिसाइल 7 मीटर मोटी कंक्रीट को भेद सके या बड़े युद्धपोतों को 2 हिस्सों में काट सके। फाइटर जेट में उड़ते हुए मिसाइल पायलट लक्ष्य की पहचान करते, फिर लगभग 3 किमी दूरी पर दोनों विमानों को एक सीध में लाकर 30 डिग्री की डाइव लेते थे। अब जब एक विशाल एयर टू सरफेस मिसाइल लक्ष्य पर लॉक हो चुकी थी, तो पायलट अपने फाइटर को अलग कर लेता और बच निकलता, जिससे बॉम्बर अपने एकमात्र और अंतिम विनाशकारी मिशन की ओर उड़ता रहता। ये परियोजनाएं 1942 में शुरू हुई, जो प्रसिद्ध जंकर एयरक्राफ्ट कंपनी के इंजीनियर सिगफ्रीड होल्ट्सबाउर के प्रस्ताव पर आधारित थी। परीक्षण उत्साहजनक थे, और जब मित्र देशों की सेनाएं नॉर्मंडी के समुद्र तटों पर उतरी, लुफ्टवाफे समुद्र तट का समर्थन करने वाले जहाजों पर नया हथियार छोड़ने को तैयार थी। मित्र देशों की सेनाओं को निश्चित रूप से झटका लगा होगा जब उन्होंने देखा कि जर्मन बम वर्षक दल आत्मघाती हमले कर रहे हैं, जबकि उन्हें पता नहीं था कि विमान में कोई सवार नहीं था। हालांकि इस नए वुंडरवाफे पर जर्मनों के आत्मविश्वास के बावजूद परिणाम निराशाजनक रहे। इस समय मित्र देशों की वायु श्रेष्ठता के कारण भारी बम वर्षक विमानों को, जिन्हें मिसाइल में बदला गया था, स्पिटफायर और मस्टैंग विमानों ने घेर लिया, और जो बचे वे शायद ही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। युद्ध में 250 मिसाइलें तैनात की गईं, परंतु उनका प्रभाव कम रहा और संचालित इकाइयों को भारी क्षति हुई। मिसाइल अभियानों के लिए विभिन्न बमवर्षक और लड़ाकू विमानों का उपयोग किया गया था, इसलिए विमानों का कोई निश्चित संयोजन नहीं था। युद्ध समाप्ति तक जेट इंजन संचालित संस्करण प्रस्तावित किए गए, परंतु वे कभी वास्तविक नहीं बन पाए। नाजी जर्मनी का पतन हो गया, और जिस हथियार पर उन्हें भरोसा था वह अंततः निष्फल साबित हुआ। आज सेनाओं द्वारा प्रयुक्त कई युद्ध उपकरणों की भांति हेलीकॉप्टर का आविष्कार भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, भले ही थोड़े समय के लिए ही सही। शुरुआत में हेलीकॉप्टर को एक उड़ने वाली जीप जैसा समझा गया, लेकिन एक दशक में ही तकनीक इतनी बढ़ गई कि हेलीकॉप्टर दुनिया भर में सैन्य अभियानों का अनिवार्य हिस्सा बन गया, और लॉजिस्टिक के साथ साथ उसने जल्द ही आक्रामक भूमिकाएं भी निभानी शुरू कर दी। अमेरिकी सेना ने जल्द ही पहचान लिया कि हेलीकॉप्टर की बहुपर्ता सैन्य योजनाकारों के लिए जितनी फायदेमंद है, उतनी ही वह जमीनी गोलीबारी के प्रति संवेदनशील भी है, खासकर सैनिकों को उतारते समय। डोर गनर एक अस्थायी समाधान के रूप में जोड़े गए थे, लेकिन अमेरिकी सेना ने इसे अपर्याप्त मानते हुए अपने शुरुआती UH-1 हेलीकॉप्टर ह्यूई को रॉकेट और ग्रेनेड लॉन्चर जैसे भारी हथियारों से लैस करना शुरू किया।
ताकि वे समर्पित गनशिप के रूप में काम कर सके। हालांकि जब ह्यूई वियतनाम में युद्ध भूमिका में उलझ रहे थे, तब एक और भी घातक हेलीकॉप्टर के लिए योजनाएं बनाई जा रही थी। CH-47 चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर अत्यंत प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित था, जिसे छोटे हेलीकॉप्टरों की तुलना में कहीं अधिक सैनिक और उपकरण ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। कुछ अधिक आक्रामक कमांडरों ने जल्दी ही यह समझ लिया कि चिनूक की भारी उठाने की क्षमता का उपयोग फायर सपोर्ट भूमिका में भारी हथियारों को ले जाने के लिए किया जा सकता है, और 1965 में बोइंग वर्टोल ने 4 चिनूकों को ACH-47A मानक में फिर से तैयार करना शुरू किया। ACH-47A में यह क्षमता थी कि वह दुश्मन सैनिकों से घिरे लैंडिंग जोन में जबरदस्त फायर पावर ला सके और फिर अमेरिकी सैनिकों को आगे बढ़ने में भी समर्थन दे सके। यह हथियारों की सूची मौत का सौदा लगती है। 5 मशीन गन, 2 M24 20 मिलीमीटर तोपें, 2 M18 मिनी गन, 2 19 ट्यूब 7.2 5 इंच रॉकेट लॉन्चर और एक चिन माउंटेड 40 मिलीमीटर ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर। जरूरत पड़ने पर पीछे और साइड के दरवाजे हटाकर अतिरिक्त मशीन गन और अन्य हथियार लगाए जा सकते थे। यह समझते हुए कि चिनूक पर दुश्मन की भारी फायरिंग होगी, हेलीकॉप्टरों को उसके 8 सदस्यीय दल की सुरक्षा के लिए काफी बख्तरबंद अपग्रेड दिए गए, लेकिन ये अपग्रेड और भारी हथियारों का वजन मिलकर चिनूक के लिए भी बहुत ज्यादा हो गया और प्रदर्शन पर असर को संतुलित करने के लिए इसमें और भी ज्यादा ताकतवर इंजन लगाने पड़े। इस बख्तरबंद व सशस्त्र चिनूक को गन्स ए गो गो कहा गया। इसकी लड़ाकू क्षमता 1966 में वियतनाम में परखी गई। रिपोर्टों के मुताबिक तीनों तैनात विमानों का युद्ध में अच्छा प्रदर्शन रहा, जो सशस्त्र ह्यूई और AC-47 गनशिप्स के बीच अपनी जगह बनाते थे। हालांकि दुर्भाग्य इस कार्यक्रम का पीछा करता रहा। एक विमान CH-47 के साथ जमीनी टक्कर में इतना क्षतिग्रस्त हुआ कि उसकी मरम्मत संभव नहीं थी। कार्यक्रम की गति बनाए रखने के लिए मूल्यांकन विमान को अमेरिका से तैनात किया गया। 9 महीनों के भीतर वह विमान भी खो गया जब उसकी 20 मिलीमीटर तोप फायरिंग के दौरान ढीली हो गई और ऊपर की ओर घूम गई, जिससे गोले विमान के रोटर में जा लगे। इस तरह विमान ने खुद को ही गिरा दिया और उसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। 9 महीने बाद शेष 2 सशस्त्र चिनूक हेलीकॉप्टरों पर भारी गोलीबारी हुई, जिससे एक को बिजली के बिना उतरना पड़ा। दूसरे विमान ने चालक दल को बचाने के लिए दबाव डालती फायरिंग की और फिर वहां से निकल गया। चिनूक वापस लाने के प्रयास विफल हुए जब दुश्मन की मोर्टार फायर ने उसे नष्ट कर दिया। अंतिम विमान के साथ कार्यक्रम समाप्त करने का निर्णय लिया गया। ACH-47 परियोजना की विफलता का कारण केवल 3 विमानों का नुकसान नहीं था। सबसे पहले अब हमारे पास AH-1 ह्यूई कोबरा था, जो दुनिया का पहला समर्पित अटैक हेलीकॉप्टर था। यह तेज भारी हथियारों और कवच से लैस था और इसका छोटा आकार इसे जमीन से मार गिराना बहुत मुश्किल बना देता था। वियतनाम में लॉजिस्टिक स्थिति के कारण चिनूक हेलीकॉप्टर कमांडरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। इनसे घने जंगलों में फंसे सैनिकों तक बड़ी मात्रा में आपूर्ति जल्दी पहुंचाई जा सकती थी, जहां दुश्मन सैनिकों की भरमार थी और जमीन के रास्ते पहुंचना नामुमकिन था। इस कारण अमेरिकी सेना अधिक एयरफ्रेम्स को गनशिप में बदलने में संकोच कर रही थी। चिनूक हेलीकॉप्टर आज भी उड़ान भरते हैं और अक्सर भारी हथियारों से लैस होते हैं, पर वे ACH-47 की जबरदस्त फायर पावर के करीब नहीं पहुंच पाते। (1960 के दशक तक शीत युद्ध पूरी तरह से चरम पर था और आयरन कर्टन के दोनों ओर यह बहुत वास्तविक डर था कि भविष्य के किसी भी युद्ध के पहले ही दिन हवाई अड्डों को 24 घंटों के भीतर नष्ट कर दिया जाएगा, जिससे दुश्मन को रोकने में सैन्य वायु शक्ति के फायदे छिन जाएंगे। इसी वजह से VTOL यानी वर्टिकल टेक ऑन ऑफ और लैंडिंग में सक्षम विमानों को लेकर एक जुनून सा था। ये विमान रनवे की आवश्यकता नहीं रखते थे और हेलीकॉप्टर की तरह किसी भी समतल सतह से उड़ान भर
और उतर सकते थे, लेकिन हवा में पहुंचने के बाद तेज जेट में परिवर्तित हो जाते थे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई तरह के विमान डिजाइन आजमाए गए, जिनके नतीजे मिले जुले रहे। अमेरिका में FX-100 सुपर सेबर विमानों पर रॉकेट बूस्टर लगाकर उन्हें मिसाइल की तरह लॉन्च करने के प्रयोग किए गए। हालांकि इससे यह समस्या बनी रही कि वे उतरेंगे कहां। रयान X-13 ने विमान को उसकी पूंछ पर उतारने की संभावना का परीक्षण किया, जबकि फ्रांस में दसॉल्ट कंपनी ने अपने प्रसिद्ध मिराज फाइटर का एक वेरिएंट बनाया, जिसमें आगे उड़ान के लिए मुख्य इंजन के साथ साथ VTOL के लिए 8 वर्टिकल लिफ्ट जेट्स भी लगाए गए थे। इस विमान ने इतनी ज्यादा ईंधन की खपत की कि इसकी उड़ान का समय शायद ही कभी 10 मिनट से ज्यादा होता था, और अगर इसके लिफ्ट जेट्स में से कोई एक भी फेल हो जाता तो उड़ान अचानक ही खत्म हो सकती थी। ब्रिटिश हॉकर सिडली हैरियर के आने तक व्यावहारिक VTOL संभव नहीं हो पाया था, और यह विमान, जिसे पूरी दुनिया में जंप जेट्स के नाम से जाना जाता है, 1969 में RAF के साथ और 1971 में US मरीन कॉर्प्स के साथ सेवा में आया। इस विमान की ऊर्ध्वाधर टेकोनफ और लैंडिंग की क्षमता की कुंजी इसका अनोखा रोल्स रॉयस पेगासस इंजन था, जो थ्रस्ट को एक ही एग्जॉस्ट से बाहर भेजने के बजाय विमान के गुरुत्वाकर्षण केंद्र के चारों ओर लगे 4 घूमने वाले नोजल्स के बीच बांट देता है। VTOL की आवश्यकता पर नोजल्स नीचे की ओर घूमते थे, लेकिन हवा में पहुंचने के बाद आगे की दिशा में थ्रस्ट देने के लिए पीछे की ओर घूम जाते थे। लेकिन जैसे ही विमान को रनवे से मुक्त किया गया, हैरियर की VTOL क्षमता ने नौसैनिक माहौल में इसके इस्तेमाल के कई विकल्प खोल दिए। 1970 के दशक तक कैरियर आधारित विमानन इतना जटिल और खर्चीला हो गया था कि बहुत कम देश इन्हें चलाने का खर्च वहन कर पा रहे थे। हैरियर ने एक नया सिद्धांत पेश किया कि यहां तक कि एक फ्रिगेट भी अपने हेलीकॉप्टर डेक से फाइटर विमान संचालित कर सकता है। इससे नए युद्धपोत बनाने की संभावना बनी, जो आंशिक रूप से क्रूजर और हैरियर कैरियर हो, जिससे नौसेना को कम लागत में वायु शक्ति मिल सके। हैरियर ले जाने वाली पनडुब्बी के विचार पर भी विचार किया गया, हालांकि यह कभी साकार नहीं हुआ। यूके के इंजीनियरों ने हैरियर की नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्काई हुक सिस्टम विकसित किया। इससे युद्धपोतों से हैरियर परिचालन कुशल और सुरक्षित हो सके। इस अवधारणा में युद्धपोत के पिछले भाग या अधिग्रहित मालवाहक जहाज के क्रेन का उपयोग किया गया, जो हैरियर विमानों को नीचे मंडराते समय पकड़कर फ्लाइट डेक पर उतारते थे। वैकल्पिक रूप से क्रेन हैरियर विमानों में केवल ईंधन भर सकती थी, जिससे वे लंबी अवधि के मिशन कर सकते थे। स्काईहुक क्रेन के साथ हैरियर विमानों को सबसे खराब समुद्री परिस्थितियों में भी लॉन्च और रिकवर किया जा सकता था, जहां डेक एक ओर से दूसरी ओर झूलता था, लेकिन कंप्यूटर की मदद से ग्रैपलिंग उपकरण पूरी तरह क्षैतिज रहता था। अतः यह प्रणाली पारंपरिक एयरक्राफ्ट कैरियरों से अधिक लाभकारी थी, जिन्हें सुरक्षित विमान संचालन के लिए अपेक्षाकृत शांत मौसम चाहिए होता है। यह एक विमान को हवा में भेजने का कैटापल्ट की तुलना में कहीं अधिक तेज तरीका भी था। ब्रिटिश एरोस्पेस ने नई प्रणाली की क्षमता का लाभ उठाने के लिए परीक्षण हेतु एक प्रोटोटाइप विकसित किया, जिसमें GVTOL के रूप में पंजीकृत कंपनी का 2-सीटर हैरियर शामिल था। परीक्षणों ने सिद्ध किया कि यह अवधारणा व्यवहार्य थी, और ब्रिटिश एरोस्पेस ने इसके लिए अधिकतम ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार और अन्य देशों को इसमें रुचि नहीं थी, मुख्यतः हैरियर के कारण। 1982 की फॉकलैंड्स युद्ध में अपनी उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद हैरियर धीमा था और पारंपरिक विमानों की तुलना में अपेक्षाकृत हल्का विमान था। इस वजह से यह परियोजना चुपचाप खत्म हो गई और विमानन की महान क्या होता अगर कहानियों में से एक बन गई। और ये हैं उन विमानों की कहानियां जो शायद दुनिया को बदल सकते थे। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।